इतिहास के पन्नों में 750 से 1200 ईस्वी का समय एक ऐसा दौर जिसने प्राचीन भारत को पूरी तरह से मध्यकालीन ढांचे में बदल कर रख दिया। अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के इतिहास या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जा रही है तो इस ट्रांजिशनल पीरियड यानी संक्रमण काल को समझना बहुत जरूरी है। आज के इस गहरे विश्लेषण में एक रिवीजन गाइड के रूप में हम ठीक यही करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक बुनियादी आर्थिक बदलाव ने पूरे भारतीय समाज की नींव हिला दी। इस पूरे विषय को हमने मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले सामंती अर्थव्यवस्था का उदय, फिर जाति व्यवस्था में आई जटिलताएं, शूद्रों और अस्पृश्यों की स्थिति, महिलाओं के दर्जे में गिरावट और आखिर में शिक्षा और धार्मिक जीवन। बस ये 5 बिंदु और इस पूरे कालखंड की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पहलू से शुरू करते हैं, सामंती अर्थव्यवस्था का उदय। किसी भी समाज को समझना हो तो उसकी इकोनॉमी को देखना चाहिए। इतिहासकार आर.एस. शर्मा ने इस 750 से 1200 ईस्वी के दौर को भारतीय सामंतवाद या इंडियन फ्यूडलिज्म का नाम दिया है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये असल में वो कैटलिस्ट था, वो उत्प्रेरक था जिसने आगे चलकर समाज के हर एक हिस्से को बदल डाला। प्राचीन से मध्यकालीन भारत का ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज था। पर यह हुआ कैसे? इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझते हैं। पहले चरण में राजाओं ने ब्राह्मणों, मंदिरों और अधिकारियों को टैक्स फ्री जमीनें दान में देना शुरू किया, जिन्हें अग्रहार कहा गया। अब इससे हुआ ये कि एक ऐसा नया वर्ग पैदा हो गया जिसके पास जमीन तो थी पर वो खुद खेत में उतर के किसानी नहीं करता था। और तीसरे चरण तक आते आते व्यापार और वाणिज्य में भारी गिरावट आ गई। पूरा का पूरा समाज एक बंद ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड विलेज इकोनॉमी में सिमट कर रह गया। अब जब अर्थव्यवस्था सिकुड़कर गांवों तक सीमित हो गई तो उसका सीधा असर हमारी सामाजिक संरचना पर पड़ा। हमारा दूसरा विषय इसी से जुड़ा है, जाति व्यवस्था में जटिलता। जो पुरानी 4 वर्णों की व्यवस्था थी वो अब टूटकर अनगिनत जातियों और उपजातियों में बंट गई थी। इसके कारण बड़े दिलचस्प हैं। जमीनें मिलने से ब्राह्मण अलग अलग क्षेत्रों में जा बसे, जिससे उनके गोत्र और इलाके के नाम पर नई उपजातियां बन गईं। वहीं हूण और गुर्जर जैसी विदेशी जनजातियों का भारतीय समाज में विलय हुआ और उन्हें क्षत्रिय का दर्जा देकर राजपूत मान लिया गया। और क्योंकि जमीनों का दान बहुत बढ़ गया था तो उनके जटिल रिकॉर्ड्स रखने के लिए लिपिकों यानी स्क्राइब्स की जरूरत पड़ी। यहीं से कायस्थों का एक नया और बेहद ताकतवर वर्ग उभरकर सामने आया। समाज जब इस तरह से बट रहा हो तो सबसे ज्यादा असर हाशिए पर खड़े लोगों पर पड़ता है। हमारे तीसरे हिस्से में हम शूद्रों और अस्पृश्यों की बदलती स्थिति को देखेंगे। इस दौर में समाज के निचले तबके का जीवन 2 बिल्कुल अलग दिशाओं में जा रहा था। एक तरफ शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार दिखा क्योंकि कृषि का विस्तार हो रहा था। उन्हें बड़े पैमाने पर खेती में लगा दिया गया। वो अब केवल सेवा वर्ग नहीं रहे बल्कि कृषक बन गए। उन्हें पुराण सुनने की भी अनुमति मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ अस्पृश्यों की स्थिति बेहद भयानक हो गई। चांडाल जैसे समूहों को गांव और शहर की सीमाओं से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। इस जमीनी हकीकत को मशहूर विदेशी यात्री अल बरूनी के वृत्तांत में बहुत साफ तौर पर पढ़ा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि कैसे समाज के सबसे निचले वर्गों को बस्तियों के बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया था। ये छुआछूत के भयंकर रूप से बढ़ने का एक सीधा ऐतिहासिक प्रमाण है। समाज के इस तरह कठोर होने का एक और सीधा परिणाम महिलाओं पर पड़ा। चौथे भाग में हम महिलाओं की स्थिति में आई भारी गिरावट पर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे पितृसत्तात्मक ढांचे मजबूत हुए, महिलाओं की आज़ादी छिनती गई। कन्याओं के विवाह की उम्र घटाकर 8 से 10 साल कर दी गई, जिन्हें गौरी और रोहिणी कहा जाता था। राजपूतों और ऊंचे वर्गों में सती प्रथा बहुत तेजी से फैली। उच्च वर्णों में विधवा पुनर्विवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई और दक्षिण तथा पूर्वी भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा एक संस्था का रूप ले चुकी थी। ये सारे बदलाव एक बहुत ही कठोर और बंद होते समाज की निशानी थे। लेकिन इतिहास की सबसे खास बात यह है कि इसमें हमेशा कुछ अपवाद मौजूद होते हैं। इन्हीं कठोर सामाजिक बंधनों के बीच कश्मीर की रानी दिद्दा एक शानदार अपवाद थीं। उन्होंने सफलतापूर्वक शासन किया। ये बात साबित करती है कि राजघरानों की महिलाओं ने कभी कभारी सही लेकिन राजनैतिक शक्ति को अपने हाथ में लिया और उसका पुरजोर इस्तेमाल भी किया। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग की तरफ, शिक्षा और धार्मिक जीवन।
अब यह समझना काफी दिलचस्प है कि एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से बंद और सामंती हो, वहां का बौद्धिक विकास कैसा रहा होगा। शिक्षा पर मुख्य रूप से ब्राह्मणों का एक अधिकार था और नालंदा, विक्रमशिला या उदंतपुरी जैसे मठ इसके मुख्य केंद्र थे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि साइंटिफिक और लॉजिकल सोच में भारी गिरावट आ चुकी थी। कुछ नया खोजने के बजाय बौद्धिक जगत का पूरा फोकस सिर्फ दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष और पुरानी किताबों पर कर्मकांडीय टीकाएं यानी कमेंट्रीज लिखने पर रह गया था। धार्मिक जीवन की बात करें तो मुख्य रूप से 3 बड़े बदलाव सामने आते हैं। पहला था तंत्रवाद। जादू टोने और गुप्त अनुष्ठानों ने हिंदू, बौद्ध यानी वज्रयान और जैन तीनों धर्मों को गहराई से प्रभावित किया। दूसरा, उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ और पौराणिक हिंदू धर्म की जीत हुई, जिसमें शिव, विष्णु और दुर्गा की पंचायतन शैली में पूजा शुरू हुई। और तीसरा, सबसे बड़ा बदलाव दक्षिण भारत से आया, भक्ति आंदोलन। अलवार और नायनार संतों ने जाति व्यवस्था को सीधी चुनौती दी और एक समतामूलक समाज की मांग रखी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या 750 से 1200 ईस्वी का ये काल सिर्फ पतन, कठोर जाति व्यवस्था और ठहराव का काल था, या फिर इसी उथल-पुथल के बीच नई क्षेत्रीय संस्कृतियों, भाषाओं और भव्य मंदिर वास्तुकला की नींव रखी जा रही थी? इतिहास कभी भी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इन ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग इस तरह के सवालों पर विश्लेषणात्मक रूप से सोचने के लिए किया जा सकता है। इन कड़ियों को जोड़ते रहें और इस विषय पर अपना अध्ययन जारी रखें।